May I come in, sir? Yes, Anita, come in. सर सिलेक्ट मोटर्स, अंकित स्पेयर पार्ट्स और जनरल ऑटो वर्क्स, इन तीनों को कोटेशंस भेज दिए सर। गुड, तीनों को रेगुलरली फॉलो अप करो। ओके सर। एंड यस अनिता, कॉल अप हरिराम कंसल्टेंट्स आल्सो। हमें उन्हें भी पिच करना चाहिए। श्योर सर। अनिता, यस सर। यू आर लुकिंग गुड टुडे। थैंक यू सर। माय प्लेजर। ये सलवार कमीज तुम पर अच्छा लगता है। थैंक्स सर। वेस्टर्न ड्रेसेस में वो बात नहीं है। हाँ? रियली सलवार कमीज बहुत सूट करते हैं तुमको। और हाँ, जब भी तुम सलवार कमीज पहनो तो बाल खुले रखा करो, बहुत सुंदर लगोगी। छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स, छोटी छोटी तारीफें, किसी भी महिला के लिए ये समझना बहुत मुश्किल होता है कि ये सिर्फ तारीफ है या फिर इसके पीछे कुछ छिपा है, कोई हिडन इंटेंशन। मुश्किल होता है ये पहचान पाना कि कहीं इन शब्दों में कोई दस्तक तो नहीं छुपी है। मुश्किल होता है ये समझ पाना कि तारीफों के ये पुल जिंदगी को किसी और ही रास्ते पर ले जा सकते हैं। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए औरतों को कई बार जुमलों और फिक्रों की गलियों से गुजरना पड़ता है, जो ज्यादातर उन्हें अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन उनकी समझ में यह नहीं आता है कि करें तो क्या करें। दस्तक तो सुनाई देती है, लेकिन प्रिया, स्वाति। हाँ मम्मा। चलो दूध पियो। मम्मा 10th क्लास के पहले दूध पीने को मत बोलो ना। प्रिया, नो मम्मा। मम्मा मुझे भी दूध नहीं पीना है। दूध नहीं पियोगी और रात को जब पैरों में दर्द होगा तो कहोगी मम्मा प्लीज पैर दबा दो। नहीं कहूंगी मम्मा। अच्छा लव यू, बाय। अरे बाय मम्मा। प्रिया, स्वाति सुनो तो। बाय, लव यू मम्मा। बाय मम्मा। संभाल के जाना। बाय। ये लड़कियां भी ना। दीदी ये मेरी पेन है ना? ठीक है। हाँ कल्पना बोलो। घड़ी देखिए, टाइम क्या हो रहा है? अरे बाबा टाइम देखूं के काम। आजकल रोज लेट आने लगे हो आप। अब क्या करूं? सितंबर मंथ है, 30 तारीख तक सारा काम खत्म करना है। आप बस ना काम काम ही करते रहना। देखना किसी दिन आपकी बेटी आपको घर पर देखकर पूछेंगी मम्मा मम्मा ये अंकल कौन है। एक काम करो, एक बड़ा सा फोटो लगा दो मेरा घर पे और उसके नीचे लिख दो प्रिया और स्वाति के पापा। ठीक है, पर जल्दी आ जाओ। अरे हाँ बाबा आ रहा हूँ थोड़ी देर में। भाई अच्छा हाँ सुनो, खाना टेबल पर लगा दिया है, अगर मेरी आंख लग जाए तो प्लीज उठा देना। ठीक है, बाय बाय।
11 बज गए तो कहे क्यों नहीं। हाँ बोलो कल्पना। घड़ी देखिए 11 बज गए। बस आ ही रहा हूँ, थोड़ा सा काम बाकी है, तुम सो जाओ। गुड नाइट। ठीक है। बाय मम्मा। लव यू मम्मा, बाय। बाय बेटा, संभाल के जाना। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। हाँ कल्पना बोलो। अरविंद, नरेश कहाँ है? क्यों, घर पर नहीं आया? नहीं, रात नहीं आए, मुझे लगा लेट आएंगे। मैं सुबह से फोन करी, उनका फोन स्विच ऑफ है। पर वो तो 10:30 बजे निकल गया था। आपके साथ थे? हाँ, वो हम दोनों जानवी होटल गए थे, कुछ डिस्कस करना था, फिर वहां से दोनों साथ ही निकले थे। मैं सीधे घर आ गया, मुझे लगा वो भी घर ही गया होगा। 11:15 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने फोन लगाया। उन्होंने कहा ऑफिस में कुछ जरूरी काम है। तो क्या वो दोबारा ऑफिस गए थे? पर मुझे तो उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। अरविंद, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्या आप मेरे साथ ऑफिस चलेंगे? शायद वहां जाके कुछ पता चले। हाँ ठीक है, मैं तैयार होके आता हूँ। मुझे नहीं लगता वो यहाँ आया होगा। नहीं मैडम, नरेश साहब तक यहाँ कोई भी नहीं आया रात को। कहाँ गए होंगे? ना ऑफिस में है ना फोन लग रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं किया नरेश ने। क्या हुआ, अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? पिछली लेन में मैंने नरेश की गाड़ी देखी शायद। नहीं, किसी चीज को हाथ मत लगाना, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। ये चाकू तो इनका ही है, हमेशा गाड़ी में ही रहता है। क्यों? बस शौक था कलेक्शन का तो खरीद लिया। और आपसे होटल से निकलते वक्त उन्होंने कहा था कि वो घर जा रहे हैं? नहीं, ऐसा बोला तो नहीं था, लेकिन रात के 10:30 बज चुके थे तो मुझे लगा घर ही जाएगा। अब 2-4 पैक साथ में लगाए थे तो इसके बाद आदमी घर ही जाएगा, मैं भी घर ही गया था। और आपके हिसाब से वो ऑफिस पहुंचे ही नहीं? सर, मोबाइल आसपास कहीं भी नहीं मिला है, अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। बॉडी आपको कल मिलेगी पोस्टमार्टम के बाद।
रात 10:30 बजे नरेश अपने दोस्त के साथ होटल जाह्नवी से निकला था और 11:15 बजे उसने अपनी पत्नी को यह कहा था कि वो जल्दी ही घर लौटेगा। लेकिन अगली सुबह उसके दफ्तर के पास ही एक सुनसान सड़क पर उसकी लाश मिली और साथ ही मिली शराब की एक बोतल और 2 ग्लासेस। नरेश के जिस्म पर किसी लड़की के बाल भी मिले और एक चाकू जो नरेश का ही था। शायद खून उसी चाकू से हुआ था। ये तो साफ है कि ये किसी के साथ बैठकर शराब पी रहा था। लंबे बाल को देखकर लगता है साथ में कोई औरत थी। एक ऐसी औरत जिसे ये पता था कि नरेश अपनी कार में चाकू रखता है। कोई अजनबी तो नहीं हो सकता क्योंकि खून नरेश की चाकू से ही हुआ है। साथ बैठ के शराब पी रहे थे और फिर खून। मकसद क्या हो सकता है? मौत रात 12 और 1:30 के बीच में हुई है और 11:15 बजे उसने आखिरी बार अपनी बीवी से फ़ोन पर बात की थी। नहीं साहब जी, नरेश सर जी रात को यहाँ वापस आए नहीं। मैं इधर ही था ड्यूटी पे। आते तो रजिस्टर में एंट्री ज़रूर करते और एंट्री के बिना अंदर कोई नहीं जाता साहब जी। नरेश और किसी औरत के साथ मैं मान ही नहीं सकती इंस्पेक्टर साहब। सॉरी मैडम, पर हमें उनकी गाड़ी से लंबे बाल मिले हैं और हमें शक है कि उस वक्त उनके साथ कोई औरत होगी। नो सर, इट्स इम्पॉसिबल। सर, मैं पिछले 12 साल से नरेश को जानता हूँ। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। वो एक बहुत अच्छा इंसान था। अरविंद जी, मैंने ये कब कहा कि वो बहुत बुरे इंसान थे? मैं तो बस ये जानना चाह रहा हूँ कि उनका किसी औरत के साथ कुछ था तो नहीं? नहीं सर। यानी आप लोगों ने 2-4 पैग लगाए और फिर आप दोनों वहां से निकल गए? जी हाँ सर, अक्सर काम खत्म होने के बाद हम लोग उसी होटल में जाते थे 1-2 ड्रिंक के लिए। आए होंगे सर। नरेश भारद्वाज जी और अरविंद गुजराल जी को मैं जानता हूँ, हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं। रात को वो दोनों साथ में ही निकले थे? हो सकता है सर, अब रेगुलर कस्टमर्स हैं, इतना ध्यान कौन रखता है। वैसे आप चाहें तो सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। सीसीटीवी लगा है? वरना तो अक्सर यही सुनने को मिलता है, बस 2-3 दिन में लगा रहे। ठीक है, फुटेज दे दो। हाँ सर, हम साथ ही निकले थे। मैं अपनी गाड़ी में बैठा और वो अपनी गाड़ी में। और ये करीब 10:30 बजे की बात होगी? जी हाँ सर। चल, see you tomorrow. Take care. मैडम, आपको बॉडी कल सुबह मिलेगी। बीवी से बात की 11:15 बजे। हाँ बोलो कल्पना। और मौत हुई 12 और 1:30 के बीच। और तब तक वो किसी के साथ शराब पी रहा था। और फिर दोनों के बीच कुछ हुआ और गाड़ी में जो उसके साथ थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से कोई औरत थी और उस औरत ने 13 बार उस आदमी पर चाकू से वार किया। हाँ, आज ही, मतलब कल रात 12 बजे के बाद। हाँ, तू हेड ऑफिस इन्फॉर्म कर देना। ओके, बाय। अरविंद, सच बताइए मुझे, क्या इनका किसी और औरत के साथ अफेयर था? नहीं कल्पना, कसम से मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। और अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों छुपाता? हमारी फैमिली 12 साल से एक दूसरे को जानती है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा?
मैं 8 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। मैंने नरेश सर के बारे में ऐसी कोई बात कभी नहीं सुनी। वो तो बहुत अच्छे इंसान थे। नहीं सर, हो ही नहीं सकता। छोटा सा तो ऑफिस है हमारा, फीमेल स्टाफ कम नहीं है, पर नरेश सर ने कभी किसी के साथ कोई ओछी हरकत नहीं की। वो औरतों के चक्कर में थे ही नहीं सर। ऑफिस में किसी को नहीं पता कि उस आदमी का किसी औरत के साथ लफड़ा था? सर वो अरविंद गुजराल, पुराना दोस्त है। नहीं अनंत, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ छुपा रहा है। ये माजरा कुछ और ही है, किसी और एंगल में जा रहा है केस। सर नरेश भारद्वाज को एक कॉल रात 9 बजे आया, तो उसकी बीवी कल्पना का। हाँ कल्पना बोलो। और फिर उसी से बात की 11:15 बजे। घड़ी देखिए। बस आ ही रहा हूँ, थोड़ा सा काम बाकी है। सेल फोन लोकेशन, पहले ऑफिस, फिर वहां से जानवी होटल के आसपास, उसके बाद शास्त्री नगर एरिया, फिर देहरादून मार्केट रोड से होते हुए रात 11:05 पर दोबारा जानवी होटल, उसके बाद ऑफिस के आसपास का वो रास्ता रात 11:15 बजे। एक मिनट 11:05 पे वो वापस जानवी होटल गया था और ज्यादा देर रुका भी नहीं। क्यों? सर कोई आइडिया नहीं है कि भारद्वाज साहब वापस आए थे या नहीं, तब शायद मैं अंदर था, लेकिन हमारा बार जो है वो 11 बजे बंद हो जाता है। वो दारू पीने आया होगा या फिर लेने? हो सकता है। बार कहाँ पर है? जी फर्स्ट फ्लोर। तो मतलब बाहर जाने के लिए वो रिसेप्शन क्रॉस किया होगा? जी हाँ। तो सीसीटीवी फुटेज में पता चल सकता है? जी हो सकता है। चलिए दिखाइए। जी आइए। ये रहा। हाँ सर, वो आए थे। मैंने ही बोला था उनको बार बंद हो चुका है। सॉरी सर, अभी लास्ट ऑर्डर भी हो चुका, बार क्लोज हो चुका है। सिर्फ आधा घंटे की बात है यार। रियली सॉरी सर, आजकल बहुत स्ट्रिक्ट है, 11 के बाद बार क्लोज हो जाता है। हो सकता है अंदर अकेले ही आया हो, पर गाड़ी में भी तो कोई बैठा हो सकता है। अच्छा, आपके होटल के पार्किंग लॉट में सीसीटीवी कैमरा है? हाँ है ना सर। 1 सितंबर की रात की रिकॉर्डिंग दिखाइए। जी। ये 10:30 बजे की बात है। वहां देखिए सर, कोई है। 1 मिनट। ये देखिए सर, नरेश भारद्वाज के साथ गाड़ी में कोई बैठा है। अनंत, एक बात तो पक्की हो गई, औरत थी उसके साथ। फोरेंसिक जांच में नरेश भारद्वाज की लाश पर किसी औरत के बाल मिले थे, लेकिन अब पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा था जिससे यह साफ हो गया था कि नरेश के साथ कोई औरत थी। अरविंद के जाने के बाद उस रात दोबारा जब नरेश होटल जानवी आया, तब उसके साथ कोई औरत ही थी। कौन थी ये औरत? क्या उसी ने नरेश भारद्वाज का कत्ल किया था? लेकिन क्यों? नहीं सर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये तो शैलजा है।
हमारे डेटा कलेक्शन डिपार्टमेंट में काम करती थी। आपके स्टाफ में से? जी नहीं, टेम्परेरी थी, डेटा कलेक्शन ऑपरेटर थी। हमारे यहाँ कुछ स्टाफ टेम्परेरी बेसिस पर अपॉइंट किया जाता है। पिछले साल तकरीबन 6 महीने के लिए काम पर थी। पिछले साल? जनवरी 2011 से लेके जून 2011 तक थी शैलजा यहाँ पे 6 महीने। उसे नरेश भारद्वाज की सिफारिश पे रखा गया था यहाँ पर? जी हाँ। सर इस शैलजा का मोबाइल बंद है। एक्सपेक्टेड है। और सर हमने इस भारद्वाज का सेलफोन रिकॉर्ड फिर से चेक किया। इस औरत से भारद्वाज की बीच बीच में गुफ्तगू होती थी। सोली गांव की रहने वाली है। अब एड्रेस सही निकले तो कुछ पता चले। सच बताइएगा, शैलजा का और नरेश का क्या रिश्ता था? सच में कल्पना, मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं। हाँ, ये सच है कि नरेश की सिफारिश पर उसे नौकरी मिली थी और तकरीबन 6 महीने तक उसने काम किया। लेकिन नरेश और उसमें ऐसा कुछ होगा, इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं। जी शैलजा यहीं रहती है? मेरी बेटी है साहब। क्या हुआ? घर पर है वो? जी यहाँ नहीं रहती वो, खाली शनिवार और इतवार को आती है। तो फिर कहाँ रहती है वो? यहीं देहरादून मार्केट के पास, वहीं काम करती है। उसका पता? लेकिन बताओ तो बात क्या है साहब? पता बताओ। एक सितंबर की रात क्या आप नरेश भारद्वाज के साथ थीं? जी हाँ, मैंने ही उसे मार डाला। बहुत अच्छा प्रोग्रेस है तुम्हारा शैलजा। थैंक यू सर। बस अब जल्दी से जल्दी एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए। बाबा भी रिटायर हो चुके हैं तो सारी जिम्मेदारियां मेरे ही ऊपर हैं। लेकिन तुम सरकारी नौकरी क्यों ट्राई कर रही हो? सिंपल है सर, एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो ज़िंदगी भर की चिंता दूर हो जाती है। प्राइवेट का क्या भरोसा, और फिर बाबा भी सरकारी नौकरी में ही थे। तो मेरे लिए तो यही बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, मैं एक सरकारी दफ्तर के बड़े अफसर को जानता हूँ, हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर दे। सर प्लीज़ एक बार मिलवा दीजिए ना। ओके, थैंक यू सर। शैलजा मेरे कोचिंग क्लासेस की ब्राइट स्टूडेंट है सर। बायोडाटा काफ़ी प्रॉमिसिंग है। हमारे डेटा कलेक्शन डिपार्टमेंट के लिए सुटेबल रहोगी तुम। काम करोगी? सर मैं मन लगाकर काम करूंगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी सर। एक फॉर्म भर के देना होगा, फिर एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, और हमारे यहाँ सिलेक्शन सिर्फ मेरिट बेसिस पर ही होता है। आई एम कॉन्फिडेंट सर, फेल तो मैं हो ही नहीं सकती। तो ठीक है, कल आओ और अपना फॉर्म लेकर जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सर। तीन दिन में ऑफिस के चक्कर काटती रही, 3 दिन। वो मुझे 3 बजे आने को कहते और शाम 6 बजे तक बिठा कर रखते।
होती तो कहते मेरे साथ चलो। उसने फॉर्म नहीं दिया? दिया, पर 4 दिन बाद। 3 दिन तक वो तुम्हें ऑफिस में बुलाकर बैठाता था, फिर बाहर ले जाता था। कभी तुमने उससे पूछा नहीं कि तुम्हें फॉर्म क्यों नहीं दे रहा है? कभी सोचा नहीं कि वैसा क्यों कर रहा है? मुझे नौकरी चाहिए थी। लेकिन नौकरी फिर भी नहीं मिली। मैं कम इन सर? I'm sorry शैलजा। सर मैंने बहुत अच्छे से पेपर लिखा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं फेल कैसे हो गई। दीपक सर तो बोलते हैं। शैलजा, मैं देखता हूँ ना मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। रिलैक्स शैलजा, मैं किस लिए हूँ। एक काम करते हैं, तुम्हारा मूड ठीक करते हैं, साथ में डिनर करते हैं। और रही बात जॉब की, तो उसकी चिंता तुम बिल्कुल छोड़ दो, मैं हूं ना। वो तुम्हें बाहर ले जाता रहा, तुम जाती रही। नौकरी चाहिए थी इसलिए तुमने उसे मना नहीं किया। बच्ची तो नहीं थी तुम? समझ नहीं आ रहा था उसका मकसद क्या है, क्या चाहता था वो? थोड़ा थोड़ा समझ में आता था सर, नजर भी आता था, पर मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत थी सर। उनकी सिफारिश से मुझे टेम्परेरी जॉब मिल गई। शैलजा, एक बात नोटिस की है तुमने? जब से तुम्हारी नौकरी लगी है, तुम्हारा चेहरा बहुत खिल गया है ना? तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हूं। अगर कुछ गिफ्ट दूं तो मना मत करना। अब रोज ऑफिस आओगी तो तुम्हें अच्छे कपड़े तो चाहिए है ना? मुझे कुछ नहीं चाहिए था सर, फिर भी मुझे उनके साथ जाना पड़ता था। वो जो देते लेना पड़ता था। मना करती तो जिद करने लगते, पीछे पड़ जाते थे। टेम्परेरी जॉब था सर मेरा, उनकी मर्जी से था। वो चाहते तो मुझे एक्सटेंशन मिल जाता, एक दिन परमानेंट हो जाती मैं। सब कुछ जानते हुए भी तुम चुप रही, किसी से शिकायत नहीं की? किससे करती सर, और कौन सुनता मेरी? मेरी तो नौकरी चली जाती। मैं कम इन सर? सर मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी। शैलजा, तुम्हें काम पे रखना मेरे हाथ में था, अगर 6 महीने के बाद एक्सटेंशन देना डिपार्टमेंट के हाथ में होता। इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आई अंडरस्टैंड सर, थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। शैलजा, तुम्हें जॉब चाहिए? यस सर। अगर यहाँ नहीं हो तो कहीं और चलेगी, जहाँ पर तुम अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कर सकती हो। और एक बार मास्टर्स की डिग्री आ गई, फिर मैं तुम्हें परमानेंट जॉब दिलवा सकता हूँ। सर अगर ऐसा हो जाए तो और क्या चाहिए? एक बात जानती हो, जब तुम मुस्कुराती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो। मेरा मन करता है कि तुम्हें कहीं बाहर लेकर जाऊं। इतना तो बनता ही है ना? देखो, मना मत करना। मैं जानती हूँ उंगलियां मुझ पर भी उठेंगी। लोग कहेंगे मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, अपनी औरत होने का, अपनी फेमिनिटी का इस्तेमाल किया। पर मुझे सिर्फ एक परमानेंट जॉब चाहिए था सर। मेरे बाबा रिटायर हो चुके थे, उन्होंने बहुत किया मेरे लिए। मैं बस उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहती थी, मेरी मजबूरी थी। नरेश सर के साथ मैं कभी अपनी मर्ज़ी से नहीं गई, पर मुझे डर था कि मना करूँगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। शिकायत करती भी तो किससे, कौन सुनता मेरी? लोग तो यही कहते कि नौकरी छोड़ दो, पर नौकरी छोड़कर भी क्या होता? इज्जत तो लड़की की ही जाती है सर। मेरे लिए तो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। बोलती तो इज्जत और नौकरी दोनों चली जाती, इसलिए चुप रही। पर चुप रहकर भी क्या मिला? थक चुकी थी, तंग आ चुकी थी, अंदर ही अंदर गुस्सा उबल रहा था।
हर दिन वो मुझे बाहर ले जाना चाहते थे, कभी शॉपिंग कभी डिनर। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था, ना ही मैंने अपनी मर्जी से किया। पर उन्हें मेरे मन से क्या लेना देना। नौकरी जाने के डर से अपना गुस्सा भी पी गई। अब लगता है इतना रुकना नहीं चाहिए था, पहले ही उन्हें कह देना चाहिए था कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। डर गई थी, समझ नहीं आता था क्या करूं। नरेश सर का फ़ोन आया था। गुड इवनिंग सर। शैलजा, हमें आज रात मिलना होगा। सर मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, बहुत थकी हुई हूँ। ऑफिस अकाउंट्स पर एक इंक्वायरी आई है और ये एंट्रीज उसी वक्त की हैं जिस वक्त तुम काम करती थी। किसी मुसीबत में तुम भी फंस जाओगी और मैं भी। सर मैं कल आके देख लेती हूँ सर, मुझे पता है मैंने कोई गलती नहीं की है। समझने की कोशिश करो शैलजा, गलती हुई है, मुझे तुमसे डिस्कस करना है। देखो कोई दूसरा तुमसे पूछताछ करे उससे पहले हमारा मिलना बहुत ज़रूरी है। देखो नौकरी मेरी सिफारिश से लगी थी तो गर्दन मेरी भी अटकेगी, समझ रही हो ना तुम? हमें आज ही मिलना होगा। ओके सर। मैं 10:30 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, तो मैं पिक कर लूँगा। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही काम है। चल, see you tomorrow. Take care. अरे वाह, you're looking so good. वैसे तो तुम हमेशा ही लगती हो। सर क्या बात करनी है सर? तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ बाहर खुला है कि नहीं। सर मैं कल मिलती हूँ सर आपसे, मैं कल ऑफिस आके मिल लूँगी आपसे। ऐसी बातें ऑफिस में नहीं की जाती हैं शैलजा, तुम रुको मैं आता हूँ। सॉरी सर, आई डोंट ड्रिंक। सर प्लीज़ बता दीजिए क्या डिस्कस करना है आपको? 11 बज रहे हैं, मैं घर जाना चाहती हूँ। अरे एक ड्रिंक से क्या होता है? अरे हम लोग अजनबी थोड़े ही हैं। प्लीज़। अरे मना मत करो, दो ना। दे दो ना, कम ऑन, चीयर्स। दिनेश, गुड। कम ऑन शैलजा, दो ना, पियो। सर क्या डिस्कस करना है सर? शैलजा थोड़ा समझने की कोशिश करो। सर हम लोग स्ट्रेंजर थोड़े हैं, हम लोग इतने क्लोज हैं। तो उस रात उनका वो चेहरा सामने आया जिसका डर मुझे बहुत पहले से था। दोष मेरा ही है, गलती मैंने ही की। जब उन्होंने जॉब ऑफर किया था तभी मुझे उनकी नज़र पहचान लेनी चाहिए थी। वो गिफ्ट्स, वो डिनर, वो हेल्प, मुझे समझ जाना चाहिए था वो क्या चाहते हैं। समझ जाता था सर, पर कभी ये नहीं समझ पाई कि जो कुछ भी लिया उसकी ये कीमत चुकानी पड़ेगी। सोचा बात शायद कभी इतनी आगे ही ना बढ़े। गलती मेरी है, सोचा नहीं था जो कुछ भी हो रहा है वो रात के अंधेरे में किसी सड़क किनारे इस हद तक जाएगा।
कभी सोचा ही नहीं था कि मैं उनके साथ एक ऐसी जगह पे आ जाऊंगी जहाँ चिल्लाऊं भी तो कोई मेरी मदद करने नहीं आएगा। और सर अगर चीखती चिल्लाती और कोई आ भी जाता तो उंगलियां तो मुझ पर ही उठती ना कि इतनी रात में मैं किसी के साथ हूँ। मैं बहुत डर गई थी सर, सब कुछ मेरे खिलाफ जा रहा था। मैं कुछ भी करती बदनामी तो मेरी ही होती। वैसे भी इज्जत का डर सिर्फ औरत को ही होता है। अब जो चाहते हैं मैं करूँगी सर, बट यहाँ नहीं, बहुत अनकंफर्टेबल है यहाँ। बैक सीट पर चले सर। जल्दी करो ना। चल जाओ ना। तो मैं आ रही हूँ सर। नरेश सर कार में वो कलेक्शन वाला चाकू रखते थे, 1-2 बार दिखाया था उन्होंने। मैंने उनका फ़ोन उठाया, सिम के टुकड़े टुकड़े किए, फिर अपना फ़ोन भी बंद कर दिया। जानती थी ये सब कमज़ोर कोशिश है। मैंने जो किया है एक ना एक दिन मुझे भुगतना ही है। मुझे पता था मैं पकड़ी जाऊंगी। उस रात के बाद सर आज तक अपने घर से बाहर नहीं निकली। खिड़की के पास बैठी रहती थी, डरी, सहमी सी, उदास सी। हाँ, गलती मेरी है, सारा दोष मेरा है। मैंने जुर्म किया है और मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ। बाय मम्मा। बाय मम्मा। बाय बेटा। नरेश की पत्नी यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि शैलजा की कही हुई बातें सच भी हो सकती हैं। उसे लगा कि शैलजा झूठ बोल रही है और उसके पति के खून के पीछे जरूर कोई षड्यंत्र है। वो मान ही नहीं पा रही थी कि उसका पति ऐसा हो सकता है। नरेश के कलीग्स भी बेहद शॉक थे, लेकिन अब तक की तहकीकात से किसी भी तरह की कोई साजिश की बू नहीं आ रही थी। शैलजा ने तो मैजिस्ट्रेट के सामने भी वही बयान दिया जो उसने पुलिस के सामने दिया था। नरेश के शरीर पर मिले बालों के सैंपल्स शैलजा के बालों से मैच हो चुके थे। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। शैलजा इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। उसके जुर्म का हिसाब देश का कानून करेगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ऑफिसेज में होने वाला सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये एक ऐसी समस्या है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। किसी भी महिला के लिए बहुत मुश्किल होता है ये पहचान पाना कि आते जाते तारीफों और जुमलों के पीछे आखिर मकसद क्या है। दुविधा ये होती है मन में, और ये हर महिला के मन में होती है, कि क्या आप हर टिप्पणी, हर जुमले, हर फिक्रे को एनालाइज करें, और अगर आप ऐसा करें तो आपको हर कमेंट एक गाली लगेगा। और अगर कोई महिला ऐसा करे तो उसके फ्रेंड्स, उसके कलीग्स सभी शायद यही कहेंगे कि यू आर टू सेंसिटिव, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ऐसे हालात से निपटना आसान नहीं होता, और मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब तारीफ करने वाला आपका बॉस हो, जिसकी मर्जी पर, जिसकी एक हाँ या ना पर आपकी नौकरी टिकी होती है। अक्सर पुरुष ये भी कहते हैं कि औरतें औरत होने का फायदा उठाती हैं, अपनी फेमिनिटी का इस्तेमाल करके वो कोई भी काम करवा लेती हैं। ये एक जनरलाइजेशन है, और जनरलाइजेशन कभी सही नहीं हो सकता। किसी औरत की वेशभूषा को, उसकी खूबसूरती को किसी मर्द के द्वारा जेन्युइनली अप्रिशिएट करना ये गलत नहीं है। इट्स ह्यूमन, इट्स नेचुरल, और बहुत सी औरतों को ये नॉर्मल भी लग सकता है। लेकिन अगर किसी को ये सब नॉर्मल ना लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो औरत पिछड़ी हुई है, कंजर्वेटिव है, या फिर पुराने ख्यालों की है। ये अधिकार औरतों का ही होना चाहिए कि वो अपनी तारीफ को पसंद करें या फिर उस पर आपत्ति जताएं। और अगर उन्हें पसंद ना हो तो हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर किसी औरत को ये लगता है कि किसी पुरुष के फिक्रे एक ऐसी पहल है जो आगे चलकर किसी खतरनाक मोड़ तक जा सकते हैं, तो उसे चाहिए कि वो तुरंत आवाज उठाए और बात को आगे बढ़ने ही ना दे।
अगर कोई लड़की किसी कॉम्प्लीमेंट, किसी तारीफ या किसी फिक्रे का विरोध नहीं करती तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो अवेलेबल है। जरूरी है कि स्पष्ट शब्दों में, किसी को अपमानित किए बिना, उसकी ईगो को ठेस पहुंचाए बिना यह कहना कि सॉरी मुझे यह सब पसंद नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जरूरी है उस शख्स से अपनी बात कहना, या फिर ऑफिस के किसी कलीग से, या फिर बॉस के बॉस से। हालांकि इस बात का डर हमेशा बना रहता है कि आपकी बात अनसुनी रह जाएगी, उसे गलत समझा जाएगा, या फिर आपकी नौकरी चली जाएगी। और सभी कलीग्स की और सुपीरियर्स की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे हादसों को इस तरह से ट्रीट ना करें जैसे ये किसी एक पर्टिकुलर स्टाफ की निजी समस्या है। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं भटिंडा रेप केस का तीसरा और आखिरी भाग। इस केस में 25 वर्षीय सोनिया सिंह ने एक मां और उसकी बेटी पर यह आरोप लगाया था कि उनके उकसाने पर उसके साथ गैंग रेप हुआ है। सोनिया सिंह के अनुसार वजह थी बदला। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती गई, एक के बाद एक पिटारे खुलते गए और सामने आया आपसी रंजिश का एक बेहद उलझा जाल। 20 जनवरी 2013 मेडिकल एग्जामिनेशन से यह संभावना उभर कर सामने आती है कि लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। लड़की सोनिया ने कहा कि उसके साथ गैंग रेप किया गया है। सोनिया, जो पेशे से नर्स है, बयान देती है कि उससे 17 जनवरी को जब वो एक इंटरव्यू के लिए चंडीगढ़ के किसी हॉस्पिटल में जा रही थी, सोनिया ये नहीं बता पाती है कि उस पर अत्याचार करने वाले वो 2 लड़के कौन थे, मगर वो ये कहती है कि उन दोनों औरतों को वो पहचानती है जिनके कहने पर उसके साथ ये सब कुछ किया गया। उनमें से एक थी रश्मि सिंह और दूसरी उसकी मां सावित्री। सोनिया ये भी बताती है कि उसका रश्मि के पति गौरव, जो कि एक डॉक्टर है, उसके साथ अफेयर था, मगर उसे ये नहीं पता था कि गौरव शादीशुदा है। सच का पता चलते ही उसने ये रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन गौरव और रश्मि की शादीशुदा जिंदगी की अपनी ही समस्याएं थी और गौरव रश्मि से तलाक चाहता था। सोनिया के अनुसार रश्मि और उसका परिवार उसे ही इन सब बातों के लिए जिम्मेदार मानते थे और इसीलिए उससे बदला लेने के लिए उन लोगों ने ये क्रूर और घिनौना तरीका अपनाया। वारदात के समय गौरव जुडिशियल कस्टडी में था। पता चलता है कि रश्मि और उसके परिवार ने गौरव के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस पंजाब के कुइयां पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया है। पुलिस के सामने ये सच भी आता है कि रश्मि आंशिक रूप से दृष्टिहीन है। रश्मि की बातों से एक नई ही कहानी सामने आती है। रश्मि और गौरव की शादी सन 2006 में हुई थी। कुइयां पुलिस की तहकीकात से ये सच सामने आता है कि गौरव जिस क्लिनिक में काम करता है, उसने वहीं की लेबोरेटरी से एक जानलेवा वायरस का ब्लड सैंपल गायब किया था। साल 2011 में रश्मि की सेहत बिगड़ती जाती है और उसी साल सितंबर में उसे डॉक्टर से ये पता चलता है कि उसके शरीर के अंदर एक जानलेवा वायरस है। रश्मि आंशिक रूप से दृष्टिहीन हो चुकी होती है। तब रश्मि और उसका परिवार उसके पति गौरव, उसके परिवार और सोनिया के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज करते हैं। गौरव के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। गौरव और उसके परिवार के साथ ही सोनिया को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोनिया और गौरव के परिवार को सितंबर 2012 में जमानत मिल जाती है, जबकि गौरव अब भी अभोर जेल में न्यायिक हिरासत में है। भटिंडा की संगत मंडी पुलिस अब सोनिया पर शक करने लगती है कि शायद उसकी गैंग रेप की कहानी, लेकिन पुलिस को सोनिया के खिलाफ सबूत नहीं मिलते। मेडिकल रिपोर्ट से भी साफ पता चलता है कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। चूंकि केस संवेदनशील है, इसलिए पुलिस को बहुत सावधानी से कदम उठाने पड़ते हैं। पुलिस हंसराज आलूवालिया और रंजीत सग्गू, इन 2 लोगों को तलाशती है और तब पुलिस को झटका लगता है क्योंकि उन दोनों के फोन बंद होते हैं और उनके दिए गए पते झूठे। अब आगे सर, हंसराज आलूवालिया और रंजीत सग्गू दोनों के फोन बंद हैं और दोनों के पते भी झूठे हैं। अब तो पक्का हो गया है कि कोई कहानी है, झूठ के धागों से बुनी हुई कहानी, और इस कहानी को बुनने में सोनिया का हाथ है। साहब, हंसराज आलूवालिया और रंजीत सग्गू 2 बंदे हैं। ये वही 2 बंदे हैं ना जी जो लड़की को सरकारी अस्पताल छोड़ गए थे? हाँ, लेकिन दोनों की कोई फोटो नहीं है और हो सकता है उनके नाम भी झूठे हों। तो कोई गल नहीं जी, खोद निकालेंगे, बस आप थोड़ा टाइम दे दो हमें। टाइम ही तो नहीं है। तो कोई नहीं जी, तुम सिर्फ बेफिक्र रहो, हम अपनी जान लगा देंगे। हंसराज आलूवालिया और रंजीत सग्गू दोनों इस खेल के 2 प्यादे होंगे बस। सर, एक बार पहले भी गौरव और सोनिया ने मिलकर जिस चालाकी से रश्मि के मर्डर की प्लानिंग की, उसको देखकर लगता है कि कुछ तो खेल खेला गया है। हालांकि सोनिया का ये कहना है कि वो गौरव की उस साजिश में शामिल नहीं थी। एक डॉक्टर और एक नर्स, दोनों की मेडिकल नॉलेज अच्छी है, उसी का इस्तेमाल किया दोनों। सर, इस बार भी ऐसा किया हो सकता है क्या? प्रॉब्लम यह है कि सोनिया की मेडिकल रिपोर्ट नकली नहीं हो सकती। अगर उसके साथ हुआ ये कांड एक नाटक है, तो इस नाटक की कहानी बहुत ही सोच समझ कर लिखी गई है। अगर हमें इसके प्लॉट को समझना है तो पीछे जाकर इसकी गुत्थी को सुलझाना हो।
17 जनवरी की दोपहर में मैं बठिंडा से निकली। चंडीगढ़ में जॉब इंटरव्यू था, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। सर, सोनिया ने कहा था कि वो उस दिन चंडीगढ़ के किसी हॉस्पिटल में इंटरव्यू के लिए जा रही थी। सोनिया हमारी एम्प्लॉय है, बहुत बुरा लगा उसके साथ जो हुआ वो सुनकर। सोनिया ने हमें बताया कि उस दिन वो चंडीगढ़ के किसी हॉस्पिटल में इंटरव्यू के लिए जा रही थी। 17 से 20 जनवरी तक छुट्टी पर थी, ये तो पता है। अब इंटरव्यू के लिए जा रही थी या कहीं और, ये नहीं पता। अब कोई दूसरी जगह जॉब के लिए जाएगा तो बताकर थोड़ी ना जाएगा सर। आप मेरी कही हर बात की सच्चाई पर शक कर रहे हैं? नहीं, आपकी कही हर बात सच्ची है ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है कि पूरी कहानी सामने आए, इसके लिए सच के टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनानी होगी। यही तो हमारा काम है, तहकीकात करना और सच्चाई का पता लगाना। NVR पॉलीक्लिनिक, सेक्टर 45, चंडीगढ़। थैंक यू। बेटा, ये पुलिस वाले तुझ पे शक क्यों कर रहे हैं? पता नहीं बाबूजी, उस रश्मि और उसकी फैमिली ने ही उकसाया होगा इनको भी। पता नहीं वो आदमी क्यों बर्बाद करना चाहता है हमारी बेटी को। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता सावित्री। अरे शादी की थी, अब नहीं बनी तो नहीं बनी। एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते थे तो ना देखते। नफरत थी एक दूसरे से तो रिश्ता तोड़ देते, किस्सा ही खत्म हो जाता। लेकिन किसी से इतनी दुश्मनी कि मिटाने पर तुले हुए। अरे रब का डर नहीं है इन लोगों को? जमाना बदल गया है सावित्री, अब किसको रब का डर है? नए जमाने का दस्तूर तो ये है कि नफरत को मत मारो, बल्कि जिससे नफरत है उसको ही मार दो। नफरत को मत मिटाओ, जिससे नफरत है उसे ही मिटा दो। नफरत को हम उस हद तक क्यों ले जाते हैं कि जिससे नफरत है उसे ही मिटाने की कोशिश करते हैं? हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि जिस इंसान से हमें नफरत है हम उससे इतनी दूर चले जाएं ताकि हम भी सुकून से जी सकें, और वो भी जो रास्ता दूसरे की बर्बादी की तरफ जाता है। हम अपने आप को क्यों उस रास्ते पर ले जाते हैं, ये जानते हुए भी कि उसमें हमारी भी बर्बादी है? क्यों उसे भुलाकर हम अपनी जिंदगी नए सिरे से नहीं शुरू करते हैं? हम अपने आप को नेचर का सबसे सेंसिटिव जीव मानते हैं, लेकिन इस तरह के मामलों में हम इतने इनसेंसिटिव क्यों हो जाते हैं? क्यों हम हमेशा इस बात को ये कहकर टाल देते हैं कि ये सब किताबी बातें हैं, इससे जिंदगी नहीं चलती? जी हाँ, 17 जनवरी को सोनिया सिंह का इंटरव्यू था। डायरेक्टर्स के साथ उनके अपॉइंटमेंट शेड्यूल थे। समीर, इसकी बात तो सच्ची निकली। हो सकता है इसकी भी प्लानिंग की हो। अकेले? इतनी बड़ी प्लानिंग मुश्किल है। गौरव तो जेल में, या फिर वो भी शादी? सर, सोनिया के मुताबिक उसने गौरव से रिश्ता तोड़ दिया था जब उसे पता चला कि वो शादीशुदा है। सर, 2 जनवरी सोनिया आई थी गौरव से मिलने। वारदात से 2 हफ्ते पहले।
रश्मि और उसके परिवार ने झूठ मूठ में मुझे फंसाया था। मैं उनकी वजह से जेल गई थी और जमानत मिलने पर जब बाहर आई तो बस एक बार गौरव से मिली, वो भी सिर्फ इंसानियत के नाते, या फिर हमदर्दी कह लीजिए। इंसानियत के नाते? वो भी आपके साथ हुए हादसे से सिर्फ 2 हफ्ते पहले। ये कैसी हमदर्दी थी? ये एक सा कैसा दर्द था दोनों को? आप लोग मुझ पर ही क्यों उंगलियां उठा रहे हैं? मुझे झूठा साबित करने पर क्यों तुले हैं? बलात्कार मेरा हुआ है, पीड़ित मैं हूं, और आप लोग मेरी ही छानबीन कर रहे हैं। कोई अचरज नहीं कि पुलिस के पास औरतें न्याय मांगने क्यों नहीं जाती। क्यों पुलिस के होते हुए भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती? क्योंकि अगर किसी औरत के साथ कोई हादसा हो भी गया ना, तो भी पुलिस उस औरत को ही दोषी करार करेगी। पढ़ा है मैंने न्यूज़पेपर्स में कि कितना इनसेंसिटिवली आप रेप विक्टिम्स के साथ व्यवहार करते हैं। सोनिया जी, हम आप पर उंगली नहीं उठा रहे, ना ही आपको दोषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो बस सच के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक तस्वीर बना रहे हैं। ये तो झूठी है हमारी। जिन 2 औरतों पर आपने उंगली उठाई वो मौके वारदात के आसपास भी नहीं थी। इसके पक्के सबूत मिल चुके हैं हमें। वो 2 आदमी जिन्होंने आपके साथ घिनौना काम किया, उनका आप हुलिया नहीं बता पा रही हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे में सच को और कैसे ढूंढें? हमारा काम है उन लोगों को ढूंढना जिन्होंने आपके साथ बलात्कार किया है। अगर आप उन औरतों के खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रहे तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं गवाह हूं, मैंने देखा है उन्हें, लेकिन आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं। बल्कि आप ये तलाश कर रहे कि मेरे साथ जुर्म हुआ भी है या नहीं। आप सोच भी कैसे सकते कि कोई औरत अपने ही खिलाफ ऐसे घिनौने कांड का झूठा नाटक रचेगी? हाँ संधू बोल। सर जी, भटिंडा, चंडीगढ़, लुधियाना, जलंधर और फिरोजपुर सबकी खाक छान मारी हमने। काम की बात बोल, कुछ पता चला उन दोनों के बारे में? सर जी, फोटो तो है नहीं, पर नाम से इतना पता चला कि हंसराज और रंजीत नाम के 2 बंदे हैं जी। हिस्ट्री शीटर है साहब, चरस और गांजा का धंधा करते हैं। ये कुलार गांव फिरोजपुर के रहने वाले हैं दोनों। पता लगा अभी कहाँ हैं दोनों? सर, हंसराज अहलूवालिया और रंजीत साबू दोनों हिस्ट्री शीटर्स हैं। रिकॉर्ड ढूंढ निकालो दोनों के। इस केस में पहला ब्रेक थ्रू अब जाकर पुलिस के हाथ लगा। सोनिया सिंह की मदद करने आए वो 2 लोग तब अचानक गायब हो गए जब पुलिस उनकी तलाश में निकली। पता चला कि वो दोनों हिस्ट्री शीटर्स हैं। अब तस्वीर थोड़ी साफ नजर आने लगी थी और साजिश धीरे धीरे खुलने लगी थी। सर, वही दोनों। 29 दिसंबर 2012 को दोनों साथ में रिहा हुए अबोहर जेल से। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि दोनों उस जगह भी साथ में थे जहां उन्हें सोनिया पड़ी मिली, और यह भी इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इन दोनों ने ही सोनिया को अस्पताल पहुंचाया। समीर, हंसराज, रंजीत, सोनिया, इन तीनों के फोन नंबर के कॉल रिकॉर्ड चेक करो सर, और पता करो कि 20 जनवरी से पहले इन तीनों ने आपस में कब कब बातचीत की। अब हम सोनिया से सवाल जवाब नहीं करेंगे, पहले सब गड़े मुर्दे बाहर आ जाएंगे, फिर करेंगे हम सोनिया जी से मुलाकात। हाँ ठीक। सर, हंसराज और सोनिया के बीच 31 दिसंबर को बात हुई थी। 31 दिसंबर? जेल से रिहा होने के 2 दिन बाद? उस जेल से जहां गौरव अब भी है? सर, जेल में ही सारी प्लानिंग हुई होगी, क्योंकि 7 जनवरी को हंसराज, सोनिया और रंजीत तीनों की सेल लोकेशंस एक ही जगह पर थी। तभी प्लान को अंजाम कैसे देना है ये बात हुई होगी, और 17 तारीख तय की गई होगी। राइट सर, क्योंकि 14 जनवरी से 19 जनवरी तक रश्मि चंडीगढ़ में ही ट्रीटमेंट के लिए रहने वाली थी, पर वो 16 तारीख को ही डिस्चार्ज हो गई। और ये बात शायद उन्हें मालूम नहीं होगी। तस्वीर अब साफ नजर आने लगी है। सेल नंबर 28 के कैदी थे गौरव सिंह, हंसराज अहलूवालिया और रंजीत साबू।
मैं जेल में हूँ, मुझे क्या पता बाहर क्या हो रहा है। सोनिया के साथ इतना बुरा हुआ, ये खबर भी मैंने यहीं सुनी। सोनिया की जिन दो लोगों ने मदद की, उसे सड़क पर बुरी हालत में देखा, वो थे हंसराज आलूवालिया और रंजीत सक्कू। ये दोनों इस जेल में तुम्हारे साथ रह चुके हैं। हाँ तो इससे क्या साबित होता है? ये बात सच है कि वो मेरी ही सेल में थे, लेकिन 29 दिसंबर के दिन वो रिहा हो गए थे और तब से लेकर आज तक मैं उनसे मिला नहीं। सर आप खामखा मुझे इस षड्यंत्र में फिट कर रहे हैं सर। सोनिया तो तुमसे मिलने आई थी 2 जनवरी को। हाँ आई थी सर, पर उसके साथ हुए जुर्म से इस बात का क्या लेना देना? आपको उसके लिए जरा सी भी हमदर्दी नहीं, जिसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ संदू बोल। सर जी 16 आने पक्की खबर है। हंसराज और रंजीत दोनों कुलार गांव में ही हैं इस समय। ठीक है, नजर रख उनके मूवमेंट पर। मेरी पत्नी रश्मि की वजह से मैं यहाँ जेल में सड़ रहा हूँ। मेरे करियर के साथ, मेरी लाइफ के साथ जो दुर्गति होनी थी वो हो चुकी है सर। मेरे अंदर रत्ती भर की भी ख्वाहिश नहीं कि मैं अपनी पत्नी का चेहरा दोबारा कभी लाइफ में देखूं। उसके साथ बाहर किसी और के साथ भी क्या हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे बस इस जेल की जिंदगी से छुटकारा चाहिए। तोते की तरह पूरी कहानी हंसराज और रंजीत ही सुनाएंगे। सच से हम ज्यादा दूर नहीं हैं। रंजीत साहब हम दोनों उस जगह मौजूद थे जब सोनिया को फेंका गया था साहब। ओए होशियार चंद की औलाद, सच सच बता दे, सोनिया को कौन छोड़ कर गया था? जाओ और हंसराज को भेजो, मैं कुछ देर तक यहीं पे पड़ी रहूंगी। जाओ जाओ जाओ। कोई अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सारी प्लानिंग जेल की 4 दीवारी में की गई होगी, गौरव के साथ। बाजी बहुत बवाल मचा दिल्ली में, जनता जो है सड़कों पे उतर आई है। आग लग जाएगी बाबा, आग। तू देखना, इन लोगों को फांसी होगी, फांसी। जानवर से भी गए गुजरे होंगे। लड़का और लड़की को ऐसे फेंक दिया मरने के लिए सड़क पे। माहौल इतना गर्म है कि सबकी लगी पड़ी है। अरे गैंग रेप का मामला जो ठहरा। गौरव ने रात को हमसे बात की थी साहब। 29 तारीख को तुम लोग रिहा हो रहे हो। बाहर जाके सोने से बात करो और प्लान डिस्कस करो। अरे कोई लड़की ऐसी बात के लिए हम बोल ही नहीं सकते। उससे बोलो मैंने कहा है, मान जाएगी। और उससे कहना 2 तारीख को मुझसे आके मिले। हेलो, मेरा नाम हंसराज है। हाँ तो मुझसे क्या काम है? गौरव ने कहा था आपसे बात करने के लिए, जल्दी मिलना है। क्या गौरव ने कहा ये सब करने को? जी हाँ, हम तीनों एक साथ जेल की कोठरी में थे। और उसने आपको 2 तारीख को मिलने के लिए बोला है। अगर राजी हो तो 7 जनवरी को मिलते हैं, तब तक कोई फ़ोन कॉल नहीं। इसी टाइम पे इसी जगह 7 जनवरी को। और फिर वो 2 जनवरी को गौरव से मिली।
और 17 जनवरी को तुम लोगों ने प्लान को अंजाम दिया। उस लड़की ने अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ वो सब किया, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट साफ कहती है कि उसके साथ वायलेंट सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, जिसके बिना पर यह केस दर्ज हुआ। ठीक लग रहा बच्चे? हैं? सब ठीक हो जाएगा बेटा। सोनिया जी, आपको कुछ देर के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा। अब आप ठीक हो गई हैं तो कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें। पुलिस स्टेशन क्यों? FIR ठीक से रजिस्टर करनी है। चिंता मत कीजिए, अब आपसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। आई प्रॉमिस। सोनिया जी, यही वो दो अच्छे इंसान हैं जिन्होंने आपकी मदद की, आपको अस्पताल पहुंचाया। बड़ा पसीना बहाना पड़ा है हमें इन्हें ढूंढने में। अब देखिए ना सोनिया जी, ये कितना अजीब इत्तेफाक है कि आपकी मदद करने वाले ये दो महान इंसान मुजरिम है, हिस्ट्री शीटर है, चरस गांजा बेचते हैं, और तो और आपके प्रेमी के साथ जेल में एक ही सेल में थे, और दोनों अजनबी नहीं, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप ही बताइए सोनिया जी, ये कैसा इत्तेफाक है कि दोनों अजनबियों की तरह आपकी मदद करने पहुंच गए। पर इंस्पेक्टर साहब, बात क्या है? बात ऐसी है सर जी, सुनकर बुरा लगेगा आपको। बाप है, आपकी बेटी ने आपसे हमसे बहुत झूठ बोला है। ये जो गैंगरेप की कहानी है ना, ये आपकी बेटी ने रश्मि और उसकी मां को फंसाने के लिए बोली थी। कोई गैंगरेप हुआ ही नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी। ये जो दो महान इंसान है ना, इन्होंने तुम्हारी साजिश का सारा कच्चा चिट्ठा हमारे सामने खोल दिया है। वही साजिश जिसकी प्लानिंग गौरव ने की थी और अंजाम तुमने दिया। हमारे पास इस बात के पक्के सबूत हैं जो ये कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो कोई जुर्म नहीं, बल्कि एक सोचा समझा षड्यंत्र था। हंसराज और रंजीत ने मुझे सारा प्लान समझा दिया। प्लान एकदम परफेक्ट है। बैठो। रश्मि और उसके घर वाले ऐसे फंसेंगे कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा था ना तुमसे, रश्मि से बदला लेकर आऊंगा। उसने मुझे अंदर कराया है, मैं भी उसे जेल भिजवा कर ही रहूंगा। पर मुझे बहुत डर लग रहा है गौरव, तुम जो सोचे हो अगर वो नहीं हुआ तो। अरे होगा, होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। सब कुछ हमें प्लान के हिसाब से करता है। रश्मि हर महीने चेकअप के लिए चंडीगढ़ आती है। तुम नर्स हो, तुम्हारे लिए पता लगाना मुश्किल नहीं है कि वो जनवरी में कब आने वाला है। तुम्हारे साथ जब वो हादसा होगा तब रश्मि और उसकी माँ चंडीगढ़ में होंगे। बस हो गया हमारा काम। अब भगवान भी उन्हें जेल जाने से नहीं बचा सकता। तो आग लग जाएगी पंजाब में, लोग सड़क पर आ जाएंगे। जब तुम ये बयान दोगी कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार रश्मि और उसकी माँ सावित्री है, उनका अंदर जाना पक्का है।
सुनो, मैंने सब सोच लिया है। हम अपने प्लान को 17 तारीख को अंजाम देंगे। 17 तारीख को चंडीगढ़ में मेरा जॉब इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट है और वो रश्मि 14 तारीख को चंडीगढ़ आ रही है। 20 तारीख तक वहीं रहेगी अपने ट्रीटमेंट के लिए और उसकी माँ उसके साथ ही रहती है। तो तुम्हें उठाना कहाँ से होगा? 31 सेक्टर के पास वाली रोड से। ठीक है, वहीं मिलते हैं फिर। हाँ। परफेक्ट प्लानिंग। बस बिल्ली एक जगह रास्ता काट गई। 16 तारीख को रश्मि को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया और वो अपने गांव सिरसा वापस लौट गई। तुम्हारे प्लान को अंजाम देने से पहले इसी दौरान रश्मि की नानी की मौत हो गई। जब यह गैंग रेप का नाटक तुमने चंडीगढ़ में रचा, तब रश्मि की मां सावित्री अपनी मां के अंतिम संस्कार में गई हुई थी सबवाना, राजस्थान। एक्सीडेंट। नफरत के खातिर तुम कितना नीचे गिर गई हो उसका अंदाजा भी है तुम्हें, और वो भी उसके खातिर जो अपने बीवी बच्चों का ना हो सका। ठीक है, मैं ये फाइल हेड ऑफिस भिजवाता हूँ और उसके बाद हम इस गैंग रेप की एफआईआर को रद्द करने के लिए आगे बढ़ेंगे। चलो। इस केस में दर्ज की गई ओरिजिनल एफआईआर रद्द कर दी गई है और नई चार्जशीट दाखिल होना अभी बाकी है। इस केस की सच्चाई जब सामने आई तो लोग सुन पड़ गए। यह अविश्वसनीय था, बेहद शॉकिंग और बहुत भयानक भी। बदला लेने की वजह से, सिर्फ नफरत की वजह से कोई इस हद तक जा सकता है, कोई इस हद तक साजिश कर सकता है। एक पढ़े लिखे मुजरिम ने लोगों की भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश की ताकि वो अपना जुर्म भी छिपा सके और साथ ही अपना बदला भी पूरा कर सके। जनता का बढ़ता गुस्सा, औरतों पर होते जुर्म के खिलाफ बढ़ता आक्रोश, ये सब को देखकर उन लोगों को लगा कि दुनिया उन पर यकीन कर लेगी, उनकी बात मान लेगी और वो खुद पीड़ित बनकर अपनी नफरत की आग बुझा लेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।